अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डिक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हर जुमेरात को हम लाइव K2 चैनल से नशर करते हैं। और नाजरीन, आप जैसे कि जानते हैं कि ये दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशल आगाही का प्रोग्राम है और ये इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि आप कॉल कर अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं और दिल का बीमारी कोई डिस्कस करना चाहते हैं, आपका कोई मसला है और पूछना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं और हमसे मशवरा ले सकते हैं। नाजरीन, दिल की बहुत सी बीमारियां होती हैं। कुछ कंजेनिटल डिजीज़ हैं जिसमें बचपन से ही दिल में सुराख और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं। फिर इसी तरह एडल्ट्स में, यानी जब जो बड़े लोग हैं उनके अंदर दिल की शरियानों का मसला हो जाता है या वैल्व लीक करते हैं। और बहुत से मसाइल हैं जिनका वक्त पर तशखीस बहुत ज़रूरी है, और अगर इनको वक्त पर तशखीस कर ली जाए तो इनका मुकम्मल इलाज हो जाता है और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर इग्नोर किया जाए और इसको डिले किया जाए ट्रीटमेंट को, तो उससे एक पक्का नुकसान हो जाता है। दिल कमज़ोर हो जाता है, फूल जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है और उससे वो रिकवरी इंतहाई मुश्किल हो जाती है। स्पेशली हम बात इस प्रोग्राम में जो जिन मरीज़ों को दिल की शरियानों का मसला है या हार्ट अटैक के मरीज़ हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका है या इंजाइना का दर्द होता है, उनके बारे में स्पेशली प्रोग्राम में बातचीत करते हैं। पहले भी करते रहे हैं और आज भी करेंगे कि ऐसे मरीज़ों को फ़ौरन मेडिकल हेल्प यानी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और वक्त पर अपनी तशखीस करानी चाहिए, क्योंकि इसका 100% इलाज मौजूद है। और जो इलाज हो जाए तो फिर इंसान एक नॉर्मल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट वक्त पर ना हो तो यही दिल का पट्टा, दिल का मसल डेड हो जाता है और उससे काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। नाजरीन, मैं प्रोग्राम के शुरू में अपना टेलीफोन नंबर आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लाइव कॉल करके प्रोग्राम में का हिस्सा बन सकें। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 051-945-0030। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 051-945-0030। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल के मरीज़ हमारे प्रोग्राम में कॉल करें। और अगर आप पहले से दिल के मरीज़ हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपनी ट्रीटमेंट सामने रखें। आपकी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट, एको की रिपोर्ट अगर आपके सामने होगी तो बात मुख्तसर होगी, सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा। अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। आप साबका कमांडेंट रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप मेडिकल कार्डिक सेंटर में चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, मैं शुरू में यही इस बात, आजकल कोरोना का भी बहुत ज़्यादा मसला है और हम पिछले प्रोग्राम में भी हमने बड़ी डिटेल में इस बात का अर्ज़ की थी, लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि एहतियाती तदबीर करें। तो सबसे पहले एज एन ओपनिंग स्टेटमेंट स्पेशली फॉर कार्डिक पेशेंट्स और वैसे भी बाकी मरीज़ों के लिए भी आजकल कोरोना की क्या सूरत हाल है सर, और दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशली इस वक्त में, और इस क्या प्रिवेंशन प्रिकॉशन लेनी चाहिए? जी जी थैंक यू डॉक्टर मुस्तफा। ये आई थिंक आजकल जैसे हर एक को मालूम है कि कोरोना की एक नई लहर आई है और बहुत ज़्यादा मरीज़ जो है वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं। और ज़्यादातर वो लोग शिकार होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो या जिनको क्रॉनिक मसले हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दे के मसले हैं, कैंसर का मसला है, दमे का मसला है, फेफड़ों का मसला है, या कोई और ऐसी बीमारी जिससे जिस्म और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उनको कोरोना बड़ी जल्दी होता है। आजकल ये है कि कोरोना जो है बहुत ज़्यादा इतना, कई कुछ लोगों में बहुत शिद्दत अख्तियार कर जाता है, कुछ में बड़ा माइल्ड सा होता है और खुद को ठीक हो जाता है। लेकिन आजकल जो ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो अपनी दवाई बिल्कुल आपने बंद नहीं करनी जब तक कि आपके टेस्ट है उसमें कोई खराबी हो तो डॉक्टर साहब एडवाइस करें तो फिर जाके बंद करें। बल्कि जो आप दवाइयाँ ले रहे होते हैं कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती है कि कोरोना में खून गाढ़ा हो जाता है और जमना शुरू होता है, जिसमें क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा ब्लड थिनर जो है वो सांस लेना पड़ता है। वो डॉक्टर साहब उस वक्त आपकी क्लिनिकल कंडीशन देकर उस हिसाब से एडवाइस करते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आपको बुखार हो, खांसी हो, नज़ला हो और ये शक हो कि आपको कोरोना हो सकता है,
और आपके सिम्टम बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाए तो शुरू में ही अगर इसका इलाज करवा लें, और वो सेंटर जो डेडिकेटेड सेंटर्स हैं जहां पे कोरोना का इलाज हो रहा है, सरकारी सेंटर्स हैं या प्राइवेट सेंटर्स हैं, और जहां पे कोरोना के ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, वो उसी वक्त अगर इलाज शुरू हो जाए, स्पेशल इंजेक्शन हैं वो दिए जाते हैं, एंटीवायरल या फिर स्टीरॉयड का जल्दी इस्तेमाल होता है, एंटीबायोटिक्स का जल्दी इस्तेमाल होता है, तो उस वहां पे जो है वो काफी जो है वो बीमारी कंट्रोल में आती है और आप इस बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ये लेट हो जाती है और आपके फेफड़ों में निमोनिया और वो बहुत सारी चीजें स्टैब्लिश हो जाती है, तो वहां जो मसला खराब होना शुरू हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है शुरू में करवाने वाले, वो छाती का एक्सरे है और HRCT है, यानी CT स्कैन चेस्ट है, जो हमें निमोनिया और कोरोना के बारे में ज्यादा बताता है। क्योंकि जब आप कोरोना का टेस्ट कराते हैं तो उसमें 60% तक तो आ जाता है टेस्ट, 40% जिनको बीमारी होती है वो मिस कर देते हैं और उन्हें फॉल्स नेगेटिव होता है। तो इसलिए ये जो टेस्ट है वो आप चाहे और जरूर करवाएं। कोविड टेस्ट हो गया, कुछ और मार्कर्स हैं वो टेस्ट कराने होते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो छाती का एक्सरे, HRCT जो है, CT स्कैन चेस्ट, वो करवाना बहुत जरूरी है। और उसके शुरू में ही इलाज हो जाए तो बहुत जल्दी भी कंट्रोल हो जाता है। आपने अपनी दवाइयां जब बाकायदे से जारी रखनी है, क्योंकि कोरोना के में ब्लड क्लॉट्स बनने शुरू होते हैं, ब्लड गाढ़ा होने शुरू हो जाता है, तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपको स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और आपका हार्ट मसल जो है डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सर कॉलर हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, पहले कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी, आप हमें सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टेक्निकल प्रॉब्लम थी सर, शायद कॉल ड्रॉप हो गई। तो आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, मार्कर्स के बारे में बताया, और HRCT स्कैन जो दिल छाती का लंग्स का करा लेने से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। सर ये ब्लड क्लॉटिंग का भी आपने जिक्र किया, और ये कोरोना से सर ये क्या है कि जो क्लॉट ज़्यादा बनने से क्या मतलब है कि ये हार्ट अटैक्स और ये ज़्यादा होने लगते हैं, इसका क्या मतलब? बिल्कुल, जब होता ये है कि कई दफा देखा गया है कि कोरोना आपको अगर हुआ और आपको नालियां इतनी बंद नहीं है, लेकिन कम नालियां बंद होने की वजह से उसके अंदर क्लॉट या थ्रोम्बस बनने की वजह से नाली बंद होकर वक्ती तौर पे आपको हार्ट अटैक करती है। और जब बाद में एंजियोग्राफी करते हैं तो पता चलता है नाली तो इतनी ब्लॉक नहीं थी, ज्यादा 20-30% ब्लॉक थी और उसने हार्ट अटैक कर दिया। इसी तरह ये वायरस जो है दिल के जो पट्टे हैं उनके ऊपर अटैक करता है, वहां मायोकार्डाइटिस या फाइब्रोसिस वगैरह हो जाता है, या हार्ट फेलियर हो सकता है। फिर इसी तरह खून में जब क्लॉट बनाता है तो दिमाग की तरफ क्लॉट बनाता है, वहां पे आपको स्ट्रोक हो सकता है। और इसी तरह किसी जगह पे भी, जिस्म के किसी हिस्से में भी आपके जब क्लॉट बनेगा तो जहां जहां वो नाली सप्लाई कर रही होती है उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, तो वहां पे नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि इसको सीरियसली लिया जाए। कोई बुखार, वो खांसी जो आपको लागर कर दे और आपको पूरे जिस्म में दर्द शुरू हो जाए, आप फौरन अपने टेस्ट करवाएं। उन टेस्टों से जो है पता चलता है, और ऐसे डॉक्टर साहब के पास जाए जिन्हें पता हो कि वो डायग्नोज कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको बीमारी है और आपने अपना इलाज करवाना है, बल्कि जब आप उस कंडीशन में हैं तो आप ये वायरस बहुत ज्यादा फैला रहे होते हैं और दूसरे लोगों को ये बीमारी लग रही होती है। तो अपने आप को तो अपने बचाने ही बचाने, साथ इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, अहबाब है, उनको भी बचाना होता है कि उन पे ये वायरस की इन्फेक्शन ना हो। वो अगर आपको शक पड़े तो आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें और मास्क वगैरह पहने और अपनी चीजें इस्तेमाल वाली सारी अलग कर दें, कोई आपके नजदीक ना है जब तक साबित ना हो जाए कि ये टेस्टों से ना पता चले कि आपको कोरोना नहीं है। और फिर अगर जब हो जाए तो फिर आप अपना इलाज शुरू करवाएं। और अगर कुछ चंद चीजें जो शुरू में करने वाली है कोरोना की, वो घर पे भी आप कर सकते हैं और सैचुरेशन अपनी चेक कर सकते हैं। सैचुरेशन अगर ड्रॉप होना शुरू हो जाए या आपको खांसी बहुत ज्यादा, बुखार ज्यादा हो, तो फिर आपको अस्पताल में जरूर जाना चाहिए। क्योंकि शुरू में चंद इसके टेस्ट ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि बीमारी की शिद्दत क्या है, और अगर बीमारी की शिद्दत ज्यादा हो या वायरस लोड ज्यादा हो तो चंद स्पेसिफिक जो इंजेक्शन हैं वो दिए जाते हैं, एंटीवायरल, साथ स्टीरॉयड की जो डोज और एंटीबायोटिक की डोज दी जाती है। चंद और विटामिन साथ शुरू किए जाते हैं, जो इसकी पूरा मेन्यू है वो पूरा शुरू किया जाता है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो वो फिर आप जब सही सेंटर पे जाएंगे तो ये पूरी की पूरी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। सर मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, हार्ट फेलियर के मरीज, उनके अंदर भी सांस चढ़ने का मसला होता है, और मरीजों को सांस चढ़ने लगती है और थोड़ी सी एक्टिविटी करने से सांस चढ़ती है, और साथ कोरोना के अलावा भी इन्फ्लुएंजा जो इस सीजन में लोगों को नॉर्मल कॉमन फ्लू है वो होता है, और हार्ट फेलियर का इंसिडेंस बढ़ जाता है और लोग डर के घर रहते हैं कि शायद पता नहीं हमें अंदर बंद ना कर लें और अस्पताल में पकड़ ना लें, अगर हम जाएं तो कोरोना ना लेबल कर दें।
तो ऐसे मरीज उनको पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर, जो होम ट्रीटमेंट क्या रखें जिसकी वजह से हार्ट सांस वगैरह ना चढ़े, और वो कौन सी दवाइयाँ स्पेशली जो अगर वो वक्त पे खाते रहें तो उनको हार्ट फेलियर का रिस्क कम होगा और ये सिम्टम्स कम आएंगे। और अगर किसी को हो जाए सांस चढ़ने लगे, खांसी, तो क्या उसको फौरन रुजू कर लेना चाहिए अस्पताल से? जी जी बिल्कुल। आई थिंक एक तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आप दिल के मरीज हैं और आप दवाइयां ले रहे हैं तो अपनी कोई दवाइयां आप बंद ना करें। हो सकता है कि इन्फेक्शन में आप जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट है जिनकी पंपिंग कमजोर है, जिनके लंग्स में पानी भर जाता है, वो उनकी दवाइयों की ज्यादा जरूरत हो, स्पेशली पेशाब आवर दवाई की ज्यादा जरूरत हो, जैसे स्पायरोमाइड है, लेजोराइड है या लेसिक्स है, उसका इस्तेमाल ज्यादा बढ़ जाए। और वो कई दफा दोनों मिक्सअप हो जाते हैं कि आपको निमोनिया होता है कि उसकी वजह से सांस खराब होता है, एक हार्ट फेलियर होता है उसकी वजह से सांस खराब होता है। लेकिन आप दोनों का इलाज करवाएं और सेचुरेशन अपनी चेक करें कि आपकी सेचुरेशन ड्रॉप ना करे, या 93% से जो है नीचे ना आए। ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास है तो उससे के साथ आप चेक करते रहें, नहीं है तो अस्पताल में जाके आप चेक करवाएं। लेकिन दोनों को आपने ट्रीट करना है, क्योंकि हार्ट फेलियर वाले और दोनों के सिम्टम एक जैसे हैं, सांस फूलती है, खांसी है, बुखार है, सूंघने की हिस्स खत्म हो जाती है, भूख आपकी मर जाती है। ये चंद ऐसी अलामात है जब होनी शुरू हो जाए तो हमेशा आपका शक कोरोना की तरफ जाना चाहिए और अपने टेस्ट जो है वो जरूर करवा लें, डॉक्टर साहब को जाकर दिखाएं, जाकर जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो उनके करवा सके। लेकिन अगर आप दिल के मरीज हैं तो आपकी जो दवाइयाँ जाने के लिए, हार्ट अटैक के लिए, या स्टेंट आपने डलवाया है वो वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, बाईपास आपका हुआ वो वाली दवाइयाँ ले रही हैं, तो वो दवाइयाँ आपने बंद नहीं करनी। कोई कहे भी, यानी जो एक जनरल फिजिशियन है जिन्हें नहीं पता, वो कहते हैं कि ये दवाइयाँ बंद कर दें, तो आपने दवाइयाँ बंद नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कि कोरोना से तो आप बेहतर हो जाएं और ये हार्ट की वजह से जो दवाई बंद करने से जो आपके सिम्टम ज़्यादा हो जाए, जो दिल को नुकसान पहुँच सकता है वो ज़्यादा पहुँचे और वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ठीक है सर, ये आपने दवाइयों की बात की और बाकी लेजोराइड, स्पायरोमाइड और जो पेशाब आवर दवाइयाँ हैं, डाययूरेटिक्स, ये भी इस्तेमाल करें ताकि हार्ट फेलियर ना हो। डाइट में भी ऐसा क्या कुछ किया जाए कि जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं उनमें सांस ना चढ़े, हार्ट फेलियर ना हो, या कम चांस हो कि वो फ्लेयर अप हो हार्ट फेलियर की सूरत? एक बड़ी जो है ज़रूरत है वो ये होती है कि एक तो आप ज़्यादा ना खाएं, पेट भर के ना खाएं, ज़रा भूख रख के खाना खाएं। दूसरा, नमक का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए, आपकी तरकारी में नमक थोड़ा होना चाहिए, और जो टेबल सॉल्ट आप बाकी नमक डालते हैं चीज़ों में खाने में वो ना डालें। आठी चाय में कई जगह पे रिवाज होता है कि वहाँ पे नमक डाल के जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, आटा भी और चाय भी, वो ना करें किसी सूरत में, क्योंकि नमक जो होता है वो जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट होते हैं उनका बड़ा एक जो है नाजुक सा बैलेंस होता है, वो बैलेंस से ड्रॉप हो जाता है और कई दफ़ा नमक आपके लिए जहर साबित होता है। और नमक का एक दो दाने भी अगर फालतू चले जाएं तो आपके फेफड़ों में पानी भर जाता है और आपके सांस खराब हो जाती है और फिर वो संभलने नहीं पाती, आप जितना मर्जी इलाज कर लें, इंजेक्शन भी दे दें, तो वो फिर एक बैलेंस जब डिस्टर्ब होता है तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो जो खुराक का जो हार्ट फेलियर वालों का बड़ा ज़रूरी है, ओवर ईटिंग ना करें और नमक का इस्तेमाल कम हो, चिकनाई का इस्तेमाल कम होना चाहिए, और जहाँ आप फिजिकल एक्सर्शन करें, थक जाए, सांस फूल जाए, उसमें जोर ना लगाएं और रेस्ट करें, और जब सांस ठीक हो जाए तो फिर चलना शुरू करें। ठीक है सर, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमें कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 9450030051, 94500300। नाजरीन, जैसा कि हमने अभी प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में शुरू में बात की प्रिकॉशंस के बारे में, कोरोना के बारे में, कि जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कैसे एहतियात करनी है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आजकल हमने ये भी देखा है कि हमारी इमरजेंसी में हार्ट अटैक के साथ मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और सर्दियों में लोगों को आम तौर पे सुबह सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, और रात को मरीज़ हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसकी क्या वजह से सर्दियों में क्यों ये हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं? और दूसरी बात कि ऐसी अगर कोई सूरत हाल घर में पैदा हो तो आगे क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जी, एक तो सबसे पहले ये है कि सर्दियों में आपने कोशिश करेंगे अपने आप को गर्म रखें, चाहे बिस्तर में है तो आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को कवर करके रखें, ठंडे पानी से मुंह हाथ ना धोएं और ठंडक से बचें, क्योंकि ठंडक से जब भी सर्दी या ठंडक होगी या ठंडा पानी लगेगा तो आपकी दिल की जो नालियाँ होती हैं वो सुकड़ जाती हैं, और वो इवन जो आपकी दवाइयों के साथ कंट्रोल्ड है सिम्टम वो भी आपको जाना शुरू हो जाता है, और कई दफ़ा इतनी सुकड़ जाती हैं सर्दियों में कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। और स्पेशली जो हार्ट अटैक का टाइम होता है
जिन ज़्यादातर लोगों को होता है वो सुबह सवेरे फजर के वक्त जो होता है वो होता है, और आप उस वक्त अपने आप को प्रॉपर कवर करके, और कोशिश ये करेंगे अगर सुबह वज़ू करें तो आपका पानी गर्म हो और बाथरूम गर्म हो तो और ज़्यादा बहुत बेहतर है, और किसी ठंडी जगह पे आप बैठ के या खड़े होकर नमाज ना पढ़ें, कमरा गर्म हो वहाँ पे आप नमाज पढ़ें और अपने आप को प्रॉपर कवर करके रखें। सर्दी से बचने की कोशिश करें, दो दो तीन तीन आप तहें आपके कपड़ों की होनी चाहिए, यानी नीचे बुनियान वगैरह होना चाहिए, पजामा होना चाहिए, उसके ऊपर फिर कमीज़ और शलवार या पैंट वगैरह होनी चाहिए, स्वेटर होनी चाहिए, मफलर टोपी होनी चाहिए, और हाथ में अगर ग्लव्स हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे आजकल अगले चंद दिनों में टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप होगा, ठंडक बढ़ती चली जाएगी और ये दिल के मरीजों के लिए ख़तरनाक होगा। कोशिश ये करें कि ठंडे मौसम में पानी नीम गर्म करके पिएँ, चाय पिएँ, कहवा ज़्यादा पिएँ, सूप वगैरह पिएँ, यखनी पिएँ। इससे आपको जो है वो थोड़ी सी जिस्म में सर्दी कम हो जाती है और आपको अच्छा महसूस होता है, और उससे जिस्म भी गर्म रहता है, और ये आपको सिम्टम होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और कई दफ़ा सर्दियों में आपका एंजासिड का इस्तेमाल, जो ज़ुबान की नीचे रखने वाली गोली है, वो बढ़ जाती है, और उसमें उसी हिसाब से अगर आप गर्म रखेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। ठंडे मौसम में बाहर निकलने की जो उससे बचें और उसे ना अवॉइड करें उससे। जब मौसम ठीक हो, धूप हो तो फिर निकलें, और वॉक अगर सुबह सवेरे करते हैं तो उसे अभी रोक दें और दोपहर के वक्त या आफ्टरनून में आप वॉक कर लें। और स्पेशली जो ठंड होती है, आई थिंक अगर मस्जिद में जो बुजुर्ग लोग जो जाते हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम होता है, कोशिश ये करें कि सुबह की फजर की नमाज घर में पढ़ें, और इशा वाली नमाज जिस वक्त सर्दी ज़्यादा होती है वो घर पे पढ़ें। और कोशिश ये करें कि जब आप मस्जिद में जाएं तो खाली पेट जाएं, पेट भरा हुआ ना हो, क्योंकि सर्दी और पेट भरा हुआ हो तो इन दोनों चीज़ों से आपको सीने में दर्द ज़्यादा होता है, एंजाइना ज़्यादा होता है, या हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपका पेट खाली होगा तो फिर आपको दर्द भी नहीं होगा, चांसेस बड़े कम होंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर भरा हुआ होगा और सर्दी में आप चल रहे होंगे तो फिर आपको तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। ठीक है सर, एक कॉलर को अपने साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं अटक से बात मंजूर शाहिद। मंजूर शाहिद साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है ठीक ठाक जी। मंजूर शाहिद साहब, सवाल कीजिएगा। सर, ये छोटा सा सवाल है, ये आपसे पहले भी बात होती रहती है सर। मैंने पहले भी ना आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि ये एक छोटा सा टेस्ट कराना था ना टीटी का। ठीक है, वो मैंने कराया था, उसमें आखिर में जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, और कुछ दिन जो है ना अभी ये मैं बैठता था उठता था और सीने के सेंटर में ये दर्द सा उठता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर सीने में वो फैल जाता है ना। ठीक है। तो सर मंजूर इस बारे शाहिद में साहब, बात कर दी थी, और जी, ये दवाइयों का आपको बताता हूँ कौन कौन सी खा जी रहा जी हूं। जी जी ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। बताइए कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं? जी, अभी जो मिली है वो टैबलेट मिली है लॉर्पिन की। जी जी। और टीवी की आवाज़ ना सुनिए, फ़ोन पे बात करें। हेलो, आपको आवाज़ नहीं आ रही, बोलें। हेलो हेलो, जी जी, अब आवाज़ आ रही है। लोप्रिन और लॉर्पिन है, और यहाँ पे है कॉर्बिस की टैबलेट थी जी और जैम्पेड जी, और यूफ्रिम। और लोप्रिन, लोप्रिन, कार्डनेट और जैम्पेड, ये 3 दवाइयाँ ले रहे हैं। अच्छा, ऊपर का 3 खाया जो है यूफ्रिम रहने दें। नहीं नहीं, आपने बताया ये 3 दवाइयाँ ले रहे हैं, और भी कोई दवाई खा रहे हैं? इनके अलावा खा रहे हैं कोई? इनके लुपरीन भी है ना। ठीक है। इसके अलावा हाँ जी, बस यही खा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि इनकी उम्र कितनी है? एज कितनी है? 47। 47 ईयर। 47। और इनको क्या कोई सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुगर और ब्लड प्रेशर तो नहीं है? हुई थी ना, एंजियोग्राफी में बताया। जी जी। अभी टेस्ट करवा के आए थे ना, अभी एंजियोग्राफी, तो उसमें जो है ना कि वो टैबलेट दी थी और उन्होंने ये बताया था। एंजियोग्राफी भी कराई थी क्या? हाँ जी, एंजियोग्राफी भी करवाई थी। एंजियोग्राफी में क्या बीमारी निकली थी? एंजियोग्राफी में क्या बीमारी थी? तो ये शरियान में मसला था ना। लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा था। उसमें क्या प्रॉब्लम थी? कितने % ब्लॉकेज था? ये तो अब नहीं पता, बस ये कि यही है, लिखा है कि यहीं पे जो है ना इशू आ रहा था, बाकी सब ठीक था। एडवाइस क्या ये नहीं किया पता था कितने % है। डॉक्टर साहब ने? एडवाइस क्या किया था? स्टेंट डालेंगे या दवाइयाँ खाएं, या क्या बोला था उन्होंने? दवाइयाँ वगैरह खा लें। दवाई का बोला था? क्या बोला था?
जी सर। जी जी, डॉक्टर साहब ने एंजियोग्राफी के रिजल्ट में क्या बोला था कि दवाइयां खाएं, स्टेंट उन्होंने डालने? कहा था ये दवाइयां जारी रखनी है, और ये कोलेस्ट्रॉल मेरा हाई रहता था ना, जी 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 ये 900 750 ना, जी ये जी जी, ठीक है। तो अब क्या एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आपके सामने है या नहीं, अभी पास नहीं पड़ी है? एंजियोग्राफी में उन्होंने कहा था कि शरियान में मसला आ रहा है, और उसमें ये आपने दवाई बंद नहीं कर दी, अगर कोई फिर ज्यादा मसला आया तो फिर इसको ना दोबारा टेस्ट करके चेक करेंगे ना। एंजियोग्राफी कब हुई थी आपकी? ये एंजियोग्राफी कब, एक मिनट, नहीं पूछ रहे हैं ना, कह रहे हैं कब हुई थी, बताया ना। 29 अप्रैल को हुई थी 2019। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, ये अटक से मंजूर शाहिद साहब ने कॉल की थी। इनकी 29 अप्रैल 2019 को एंजियोग्राफी हुई थी और उसमें कुछ मसला निकला था। अभी इन्होंने दोबारा ईटीटी कराई है, जो आखिर में टुवर्ड्स द एंड उसमें कुछ चेंजेस आई हैं। दवाइयाँ के लोप्रिन, कार्डनेट और जेम्पेट ले रहे हैं। सर, इस बारे में मशवरा करना चाहता हूँ। आई थिंक उनकी जो अप्रैल 2019 में इनकी एंजियोग्राफी हुई थी उसमें मसला इतना ज़्यादा नहीं था, और इनको इसीलिए उन्होंने दवाइयाँ तजवीज़ की थी कि ये दवाइयाँ ले। तो हो सकता है थोड़ा सा मसला बढ़ गया हो, लेकिन ये इन्होंने नहीं बताया कि जी कि ये ईटीटी की मशीन को जब चढ़े तो आखिर में जाके कोई पेन वगैरह ना हुआ। और ये भी जो रोज़ाना अगर चलते हैं या काम काज करते हैं, क्या उस चलने से इन्हें कोई सीने में दर्द होता है कि नहीं होता। और ये जो 3 दवाइयाँ ले रहे हैं उसके मैं साथ एक और दवाई जो बीच में ऐड कर दूंगा, उन्हें कहें कि वो भी 7 दवाई शुरू कर दें, तो जो आपको चलने से सीने में दर्द आता है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और इस दवाई का नाम है कार्डनेट, CARDNIT, कार्डनेट 2.6 मिलीग्राम, या फिर दूसरी इसकी नेमल बदल है वो नाइट्रोमेंट, NITROMINT, नाइट्रोमेंट 2.6 मिलीग्राम, एक गोली सुबह और एक गोली शाम इसके साथ ऐड कर दें। और आपको ये जो सीने में दर्द होता है बहुत ज़्यादा जो एक्सर्शन करने पे, होपफुली उससे ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। 1 महीना ये दवाई खा के हमें दोबारा कॉल करें और अपने सिम्टम्स के बारे में फिर वो बताएं। ठीक। सर, जिनको ये हार्ट का जो एंजाइना की दर्द होती है, वो एक कार्डनेट आपने जैसे इनको बिल्कुल सही तजवीज़ की, लेकिन इसके साथ अगर कोई इमरजेंसी पिल जो या जेब में पड़ी हो और अगर अचानक दर्द हो जाए, उस सूरत हाल में वो कौन सी दवाई है जो इस्तेमाल की जा सकती है? वो एंजिसिड एक गोली है जो कि आपके पास हर वक्त जेब में पड़ी होनी चाहिए। वो इमरजेंसी के लिए गोली है कि कहीं अगर आपको कोई काम काज करते हुए चलते हुए सीने में दर्द होता है या बैठे हुए सीने में दर्द होता है, तो आप जो काम है वो रोक दें, नीचे बैठ जाएं और ज़ुबान के नीचे वो गोली रख लें। वो ज़ुबान के नीचे गोली रखने से आपकी दवाई जो है वो खून में जज़ब होती है, और जज़ब होकर फिर दिल की नालियों को खोलती है और आपका दर्द ठीक हो जाता है। और वो जो भी दिल के मरीज़ हैं उनके पास वो गोली हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, उनकी जेब में, उनके पर्स में, गाड़ी में, जहाँ पे भी हो, और घर में नज़दीक पड़ी होनी चाहिए कि जहाँ कहीं उन्हें तकलीफ हो जाए तो एटलीस्ट आराम से निकाल के वो गोली अपनी ज़बान के नीचे रखें। और गोली रख के 4-5 मिनट इंतज़ार करें। कई दफ़ा इतना टाइम लग जाता है दर्द के ठीक होने में, और अगर 5-7 मिनट तक दर्द आपका ठीक नहीं होता तो फिर दूसरी गोली रख दें, और दूसरी गोली के बाद फिर इंतज़ार करें कि जी कि 5-7 मिनट तो उसका आराम आया कि नहीं आया, और ना आए तो फिर तीसरी आप गोली रख सकते हैं। और तीसरी रखने के बाद अगर आराम नहीं आता तो फिर आप हॉस्पिटल चले जाएं, और साथ ही हॉस्पिटल जाने से पहले डिस्प्रिन की एक गोली जो है वो चबा के खा जाएं। और अगर वो पैच घर में है, डेफिनेट पैच जो सीने पर लगाने वाला है, तो वो सीने पर लगा लें, और वो एक ड्रिप का काम देता है और आपकी ट्रीटमेंट घर पे शुरू हो जाती है। बाय द टाइम आप अस्पताल पहुंचते हैं तो आपका वो जो टाइम रास्ते में ट्रैवलिंग में ज़ाया होता है वो ज़ाया नहीं होता, और आपका इलाज शुरू हो चुका होता है। और कई दफ़ा होता है कि आप जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपका दर्द भी सेटल हो चुका होता है, और जब आपको हार्ट अटैक हो रहा होता है, जो होने वाला होता है, वो रुक जाता है और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए ये इमरजेंसी किट जो है वो हर घर में मौजूद होनी चाहिए। एंजिसिड की टैबलेट, डिस्प्रिन की गोली, और ये पैच जो है डेफिनेट पैच या नाइट्रोडर्म पैच है वो घर में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है सर, एक और कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो मोहम्मद सलमान जी रावलपिंडी से। जी, नाम दोबारा बता दें। कौन? जी अपना नाम दोबारा बता दीजिए। मोहम्मद सलमान। सलमान साहब, सवाल कीजिएगा। जी जी जी, सवाल करें सलमान साहब। सवाल ये है कि मतलब मुझे 4.5 साल पहले अटैक हुआ था जी, उसके बाद 1-2 महीने के बाद फिर अटैक हुआ। ठीक है तो पता चला कि मेरा दिल 15 से 20% काम कर रहा है जी, और इसी हालत में अब तक रह रहा हूं मैं। ठीक है।
आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 70 ईयर। 70 ईयर्स। और क्या आप शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज तो नहीं है? नहीं स्मोकिंग सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते? जी, सिगरेट नोशी पहले करता था जी। तो मतलब तकरीबन 15-16 साल को छोड़ दिया। ठीक है, ये बताइए कि आप अभी सवाल क्या करना चाहेंगे? जी, आप सवाल क्या करना चाहेंगे? आपका आपका सवाल यही है कि इसका कोई हल है? जी, अभी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, यानी आप ठीक होते हैं, कोई मसला तो नहीं होता? नहीं होता है, सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त होता है और पैदल चलते वक्त होता है। ठीक है, सांस चढ़ती है? सांस मेरा फूल जाता है। ठीक है, आप दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? दवाइयाँ तो जी, ये जी। है अपना 4-5 एक खा रहा हूँ हर रोज। जी जी, अगर आप कहें तो आप आपको नाम बता देते हैं। बता दीजिए। जी सलमान साहब, कॉल करने से पहले अपनी दवाइयाँ जो है, जो नुस्खा है वो सामने रख लें ताकि जल्दी सवाल हो सके। कॉल शायद ड्रॉप हो गई सर। इन्होंने इनको हम वैसे गाइडेंस चाह रहे थे। सलमान साहब, इनको 4-5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और दिल कमज़ोर है, उसके बाद 15-20% काम कर रहा है। चलने पे इन्होंने कहा सीढ़ियाँ चढ़ने पे, ज़रा ज़्यादा चलने पे इनको सांस फूल जाती है, 4-5 दवाइयाँ ले रहे हैं। इनको कैसे सर गाइड करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, इनका ये था कि क्या इसका कोई हल है। देखिए, इसका हल होता है जब हार्ट अटैक से पहले पहले आप डॉक्टर साहब के पास जाएं और आपको पहली दफ़ा जब अटैक हुआ या दर्द हुआ तो उनसे पूछें जी कौन कौन से टेस्ट करवाने वाले, ताकि अगले अटैक से मैं बच सकूं। तो इसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जो डॉक्टर साहब जो आपको टेस्ट बताएं। आजकल जो हमारी बीमारी है, दिल की बीमारी है जिसमें नालियाँ बंद होती हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, या उर्फ़ आम में जिसे हम हार्ट अटैक जिनसे होता है, वो अगर एंजियोग्राफी करवा ली जाए तो पता चल जाए कितनी नालियाँ बंद हैं, कितने फीसद बंद हैं, क्या दवाइयों से इलाज हो जाएगा कि नहीं, या दवाइयों के अलावा कोई और इलाज करना पड़ेगा, स्टेंट वगैरह डालना पड़ेगा। तो वो, या फिर उसके अलावा तीसरा इलाज जो है सर्जरी है या बाईपास है, तो वो उस वक्त हो सकता है। लेकिन जब आपका अटैक होके और उसका पट्टा दिल का मर जाता है या डेड हो जाता है, तो फिर उसको हम वापस नहीं ला सकते। अभी जैसे इनका दिल है, देखे 60% से ऊपर जो है वो नॉर्मल होता है, इनका 20% काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अब वो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। अब वो जो 20% बचा हुआ है उसको खराब होने से रोकें, अपनी दवाई बाकायदगी से लें और जो आपको एहतियात बताई गई है उस पर आप अमल करें। और अगर आपको चलने से सीने में दर्द होता है तो उससे कम चलें, और अगर चलने से सांस फूलता है तो उससे भी कम चले। जहां पे सांस फूलता है वहां पे रुक जाए, अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके दवाइयों की जो मिकदार है उसी हिसाब से उसमें रद्द-बदल करें, ताकि उन दवाइयों से आपको फायदा हो और आपका सांस कम फूले और आपको सीने में दर्द कम हो। आजकल जैसे मैंने शुरू में बताया था कि सर्दी में आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, अपनी दवाई लेनी है, अपने आप को गर्म करके रखना है, नमक का इस्तेमाल कम, चिकनाई का इस्तेमाल कम होना चाहिए, और अपनी दवाई जो है वो आपने बाकायदगी से लेनी है। ठीक है सर, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। कौन? जी ये बात करें। जी जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन और मैं कहाँ से अमीन बोल रहे बोल रही हूँ जी, फैसलाबाद तो। हैं? जी सवाल कीजिएगा। जी हाँ जी जी। जी जी, सवाल करें। क्या मसला है? की मसला दसना चाहते हो? मसला जी मैनू प्रॉब्लम है, सांस बहुत चढ़ता है साह चढ़ता है। ਤੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ तेज हो जाती। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ है? मेरी उम्र तकरीबन 56 साल। ठीक है, ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही रहता है जी। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं जी, सिगरेट या हुक्का ते नहीं पींदे? नहीं कोई चीज कोई नशा बंदी नहीं। ठीक है, ਤੇ कभी कदे अटैक ते नहीं होया, दिल दा अटैक? बस ऐसे ही पहले भी धड़कन जैसा कभी धड़कन तेज हो जाती है। ठीक। दिल घबराता तो बाद धड़कन तेज हो जाती ठीक, कि टुरने नाल भी होंदा है मसला? है। हाँ जी। टुरने नाल भी होंदा है, चलदे हो तब भी दर्द होंदा है, धड़कन तेज? नहीं तरह चले मैं तकरीबन कई घंटे भी बेहतर है, वो फैसला कुछ नहीं लगा तो होते ही मेरी तो घबराहट थी।
ठीक है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਬਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? कभी कभी होता है। ठीक है। कोई दवाइयां भी खा रहे हो, कोई इस्तेमाल कर? दवाइयां लेजराइड खा रहे हैं जी। और लेजराइड ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾ? ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਕਾਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਅੱਧੀ। ठीक है। ਵਾਰਫਰਿਨ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦਿਲ ਦਾ ਐਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ? ਦਿਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਕਰਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਿਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕੋ ਉੱਤੇ? उस एक्को 58%। एंजियोग्राफी भी कराई हुई है? क्यों नहीं करते ने? की कहते ने? किस अस्पताल गए सो? बचपन तो ही जी जी तकरीबन मैं 15 साल का था उस वक्त होए थे। नहीं हुन जब मसला होया मैं कराची गया था एक बारी। जी जी जनाब उन्होंने मेरे बाथरूम में ना कुछ कीता तो मैं बहुत ही ठीक रहा। ठीक है ठीक है। ते मसनूई वैल्व ते नहीं डलिया हुआ ਤੁਹਾਨੂੰ? हां जी मसनूई मेटालिक वैल्व ते नहीं डलिया हुआ? वैल्व तब्दीली ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ? नहीं ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। मैं कैसे कोई वाल्व बंद है? ਕੋਈ ਵੈल्व ਬੰਦ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? कोई एको कमजोर है लीक करता है? लीक करता है? ठीक। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? FIC ਤਕਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਕਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ FIC ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਸਹੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌੜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ठीक है। ठीक है। वो की कहते ने दवाई खाओ? दवाई खाओ और ज्यादा कोई हाल नहीं। ठीक है। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहें, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर फैसलाबाद से कॉल थी और इनका कोई वैल्व का मसला है और ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बारे में मशवरा लेना चाहते थे। आई थिंक इनका बेचारों का ये मसला ये है कि इन्हें किसी ने ये नहीं बताया कि आपका मसला क्या है। हो सकता है कि इन्हें रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हो, इनके पैदाइशी 15 साल की उम्र से ही बीमारी है, रोमेटिक फीवर हुआ उसकी वजह से वैल्व के ऊपर असर हुआ, माइट्रल वैल्व बंद हो गया हो या लीक कर रहा हो या एओर्टिक वैल्व में कोई मसला हो या ट्राइकस्पिड वैल्व में कोई मसला हो। अगर उन्होंने सही डॉक्टर साहबान ने बताया होता कि आपका ये इशू है, ये वैल्व बंद है और ये लीक कर रहा है, उससे सांस फूल रहा है, और अगर वो इतना बंद नहीं है कि जिसका ऑपरेशन इस वक्त किया जाए तो ऑपरेशन अभी नहीं करना, दवाइयों से ही चलेगा, तो फिर तो ठीक है। लेकिन मरीज़ का बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर का समझाना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसे मरीज़ कंफ्यूज ना रहे, उसे क्लियर पता हो कि उसे क्या मसला है और क्या उसका इलाज जो है वो दवाइयाँ ही हैं या दवाइयों के बाद कोई ऑपरेशन वगैरह भी करना है, अभी करना है या बाद में करना है, ये मरीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो इनको ये मशवरा होगा जो कि ये एक दफ़ा वो हामिद सईद साहब, डॉक्टर हामिद सईद साहब का इनका नाम लिया, उनके पास दोबारा जाएं और उन्हें पूछे जी कि मेरी नालियाँ बंद हैं या मेरे वाल बंद हैं और क्या मेरा कोई और इलाज है या दवाइयाँ ही मैंने खानी है, क्या मुस्तकबिल में कहीं जाके मुझे ऑपरेशन अपना करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा। ये दवाइयाँ तो ले रहे हैं, लेजोराइड भी ले रहे हैं और भी दवाइयाँ ले रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि इनके फेफड़ों में पानी भर जाता है, शायद वैल्व कोई बंद और लीक हो रहा है और फेफड़ों में पानी के लिए ये लेजोराइड वगैरह ले रहे हैं। लेकिन हम इनकी बात सही तरीके से समझ नहीं सके और मेरा ख्याल है ये खुद भी समझ नहीं सके और डॉक्टर साहब ने भी सही तरीके से नहीं समझाया। इनको डॉक्टर साहब से दोबारा पूछने की ज़रूरत है जी कि मेरा मसला कितना है, क्या मेरा मसला ऐसा है कि अभी दवाइयाँ चलेंगी, क्या किसी स्टेज पे जाके इनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, वो उनका समझना डॉक्टर के पास जाके बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर साहब का समझाना बहुत ज़रूरी है। सर अगली कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? किधर से बोल रहे हैं? सॉरी। हेलो जी, आपकी आवाज़ जी जी आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, दोबारा से बता दें कहाँ से बोल रहे हैं? इस्लामाबाद से। जी जी सवाल कीजिएगा। जी आपकी उम्र कितनी है?
जी, आपकी उम्र कितनी है? ठीक है। और ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है? कभी ठीक हो जाता, कभी ब्लड प्रेशर आपने बोला 180 तक भी चला जाता है? 180 तक चला जाता है आपका ब्लड प्रेशर? 180 तक चला जाता है जी। और ये आप उसके लिए कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? जी सर। आप इसके लिए कोई दवाई खा रहे हैं? कोई दवाई शुरू की है? दवाई इसी से खाता रहा हूँ, ये क्या प्रोटीन स्प्रे खाता हूँ, स्प्रे के साथ जो है ठीक होता है। बाकी ये जो इसीलिए मैं दो खाई है उससे कुछ नहीं हुआ। क्या आप ब्लड प्रेशर की दवाई रोजाना खाते हैं या कभी कभी खाते हैं? ठीक है। और अब आपने अपनी उम्र कितनी बताई है, दोबारा बता दें प्लीज। 23 साल, 23 ईयर्स। ठीक है। ये बताएं कि आपने अपने टेस्ट भी कराए हैं? कोई ब्लड टेस्ट, खून के टेस्ट कराए हो, एको कराया हो? जी जी। ठीक है। गुर्दों का टेस्ट, बाकी टेस्ट सारे? गुर्दे भी ठीक थे, गुर्दे भी ठीक है, ICG भी ठीक है। ठीक हो गया। और आपके खानदान में दिल का मसला है, आपके वालिदैन में, बहन भाइयों में? नहीं सर किसी को नहीं। ठीक है। एको कराया था आपने? एको ठीक था? नहीं, एको नहीं कराया सर। एको नहीं कराया। और ये कितने सालों से आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है? ये सर 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। कोई और गिल्लड़ का मसला, किसी किस्म की और कोई? ये कभी इस बाजू में दर्द होता है, जो उल्टी साइड वाला बाजू। कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक था आपका? ये BP मेरा, ये क्या नाम है इसका, तो नहीं पता, ये खून का टेस्ट कराया था, 17 पता नहीं कितना था। खून का लेवल जो था इतना निकला था। ठीक है। और कोई टेस्ट नहीं कराया इसके अलावा? ठीक है। चलें, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। ठीक सर, ये इस्लामाबाद से कॉल थी और इनकी उम्र इंतहाई कम है और इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट करता है। इनको आगे कैसे, कभी कभी दवाई खाते हैं? आई थिंक इन्हें बहुत ज़रूरी है कि एक दफ़ा स्पेशलिस्ट को दिखाएं, या मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं, या कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का जो स्पेशलिस्ट है, उन डॉक्टर साहब को दिखाएं। इनके एक दफ़ा सारे टेस्ट करने की ज़रूरत है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ से ही एडजस्ट करने की ज़रूरत है। और इनको एक बड़ा ये जो इन्होंने जवाब दिया था आपको कि जब ब्लड प्रेशर होता है मैं उस वक्त दवाई खाता हूँ, फिर मैं बंद कर देता हूँ। तो जो ब्लड प्रेशर की दवाई होती है वो सारी उम्र खानी होती है, उसको आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो सारी उम्र रहता है। उसकी दवाई आपने एडजस्ट करनी होती है कि दवाई आपने डॉक्टर साहब ने कि किस पे जाके आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है 140/90 से नीचे रहे, और 140/90 से नीचे रहेगा तो नुकसान नहीं करेगा, वरना वो आपको हर जगह पे दिमाग में भी नुकसान करेगा, और दिल को भी बड़ा करेगा, गुर्दे भी फेल होंगे, और आंखों को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर दवाई के साथ 140/90 से नीचे रहे। ये इन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं। इनके जो बेसिक टेस्ट है कि इनके गुर्दों के टेस्ट हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो जाए, शुगर का टेस्ट हो जाए, ECG हो जाए, छाती का एक्सरे हो जाए, इको टेस्ट हो जाए, और ये यंग एज में इन्हें ब्लड प्रेशर हुआ है तो एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड भी हो जाए, ताकि पता चले कोई पैदाइशी तौर पे गुर्दों की बीमारी तो नहीं है, उससे ब्लड प्रेशर तो नहीं ऊपर जा रहा। वो सारी चीज़ें जब टेस्ट ठीक हो जाए तो फिर दवाइयाँ शुरू हो जाए, और उनका ब्लड प्रेशर ऐसी दवाई हो जो इन्होंने रोज़ाना खानी हो, जिसमें कोई नागा ना हो, और उनका ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे हो। दूसरा, जो खुराक में इन्हें, जो हर ब्लड प्रेशर वाले को जो एहतियात करने की ज़रूरत है कि नमक का इस्तेमाल कम हो। आपकी हांडी में, आपके खाने में नमक थोड़ा हो, आप आटे और चाय में नमक ना डालें, किसी चीज़ पे नमक लगा के आप ना खाएं, वज़न को ना बढ़ने दें, रोज़ाना कम से कम आधा घंटा जो है वो पैदल चले, चिकनाई वाली चीज़ें आप कम इस्तेमाल करें, नींद अपनी 6 से 8 घंटे जो है पूरी करें, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। और फिर जो दवाई का इस्तेमाल है वो साथ साथ चलता रहे, और उस मकदार में दवाई ले जो आपके ब्लड प्रेशर को 140/90 से नीचे रखे। ये चीज़ें एक हफ्ता, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते या महीने की नहीं है, ये सारी उम्र की है। और ये दवाई आपने बाकायदगी से खाते रहना, और महीने, 2 महीने या 3 महीने के वक्फे पे अपने डॉक्टर साहब को चेक करवाना होता है।
सर आपने ब्लड प्रेशर के बारे में ओवरऑल एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज दिया, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाजरीन, आज डिटेल में काफ़ी चीज़ों के बारे में बात हुई और आखिर नोट जो जनरल साहब ने ब्लड प्रेशर के बारे में कहा, मैं चाहूँगा कि ये इस पर सख्ती से अमल करें ताकि ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रख सकें। अगले हफ्ते फिर इस जुमेरात को लाइव शामिल होंगे, प्रोग्राम के लिए हाजिर होंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।